साथ में हम लोग आज का सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। और इसके साथ में सबसे पहले हम लोग 1 मिनट का शांति रखेंगे, मौन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। धन्यवाद। आज के इस व्याख्यान के लिए हम लोगों के सामने में एक बहुत ही ऐसा व्यक्तित्व है जो क्लासिकल होम्योपैथी को केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे जीवन परिवर्तन की एक सशक्त विद्या के रूप में स्थापित किया है। और आज की वक्ता हैं श्रीमती डॉक्टर शिवा सिंह पंडित। एक अनुभवी क्लासिकल फिजिशियंस है एवं सर्टिफाइड लाइफ कोच है जिन्हें 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध नैदानिक अनुभव प्राप्त है। डॉक्टर पंडित जी ने जटिल तीव्रकालिक मनोदैहिक रोगों के सफल उपचार के साथ साथ भावनात्मक स्वास्थ्य व्यवहार विकार एवं जीवन दृष्टि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ये हेल्थ हार्मोनिया क्लिनिक जबलपुर में निरंतर सेवा दे रही हैं। आकाशवाणी रेड AFM राष्ट्रीय सम्मेलन एवं अकादमिक मंचों पर एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में जानी जाती हैं। आज के सत्र में उनके अनुभव, दृष्टि और ज्ञान से हम सभी को निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। आइए हम डॉक्टर शिवा सिंह पंडित जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर शिवा जी। Unfortunately, Dr. Deepmala couldn't join, so I have just introduced you, and let me see if the Deepmala may be joining in between. So you can start your session now. Dr. Shivaji. Hello, sir. Good evening. You can start your session now. Yeah. आप मुझे सुन सकते हैं? If you want to upload your PPT, you can upload. Yes, sir. Yes. जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है। Okay. सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैडम। मैंने मेरा पीपीटी शेयर किया है, विजिबल है? जी मैडम, दिखाई दे रहा है, विजुअल है। विजिबल है। आप शुरू कीजिए। इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। जी। स्लाइड शो मोड में ले आइए, स्लाइड शो मोड में। स्लाइड शो ओपन कर दूं? जी मैडम, स्लाइड शो ऑप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे फुल स्क्रीन हो जाएगा। अभी फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। जी, स्लाइड शो ओपन हुआ सर? जी मैडम जी। सर लेकिन मुझे अपना स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा, मैं सिर्फ अभी पीपीटी देख पा रही हूँ। हाँ, तो वही आपको देखना है। तो आपको क्या चाहिए, क्या देखना है? बस जूम वाला में जाइएगा तो फिर जूम वाला का कंट्रोल आएगा। अच्छा, स्टॉप शेयरिंग करूंगी तो जूम आ जाएगा? नहीं, स्टॉप शेयरिंग करिएगा तो फिर शेयर स्क्रीन आपका हम लोग को नहीं दिखेगा। आपको अगर जूम का कंट्रोल चाहिए तो और सब नीचे में आपका डेस्क कंप्यूटर के नीचे में रहता है ना, मिनिमाइज तरीके में, वो सब में दिख सकते हैं आप जूम वाला। एंड शो करना पड़ेगा? हाँ, इसको बैक करिए या फिर स्केप से बैक जाइए या फिर इसको मिनिमाइज करिए या छोटा। हाँ, अब आपको नीचे में देखिए जूम सब ऐप सब दिख रहा होगा जो आपका अभी खोले हुए हैं। नहीं, तो उस तरह अभी से भी उसमें नहीं आ अगर रहा आप सर। तो इसको मिनिमाइज करिए पीपीटी को। हाँ, पीपीटी मिनिमाइज की मैंने। अभी आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन में? मैं डायरेक्ट पीपीटी ऑन करके शुरू करूं सर प्रेजेंटेशन? हाँ, आप कर सकती हैं। आपको हो रहा है सारा ओके है। आप इसको स्लाइड शो करके आप स्टार्ट कर दीजिए।
ओके, हमारे पार्टिसिपेंट सारे आ चुके हैं, मैं शुरू कर दूं? हाँ हाँ जी मैडम आ चुके हैं, वो कुछ कुछ आते रहेंगे तो वो हम एडमिट करेंगे सभी को। ओके सर, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। सानी सर, आपको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम में, वेबिनार में मुझे मौका देने का कि मैं अपना प्रेजेंटेशन दे सकूं। और मेरा टॉपिक है रोल ऑफ होम्योपैथी इन ट्रीटिंग सो कॉल्ड सर्जिकल डिजीजेस। मैं सुनाई दे रही हूँ ना सर? जी मैडम। हेलो, ओके। तो सबसे पहला तो मैं ये डिस्कशन करना चाहूंगी कि वी आर होम्योपैथ एंड होम्योपैथ्स आर मोस्टली फिजिशियंस, वी आर नॉट सर्जन। सो देन व्हाई वी नीड टू स्टडी सर्जरी? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि सर्जरी या सर्जिकल डिजीजेस के बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है जब हमें सर्जरी करनी नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सर्जरी को समझना और सर्जिकल केसेस को डायग्नोज करना। Because if we study surgery, we can diagnose the disease, we can classify them as per the homeopathic classification of disease, and we can take a decision which disease can be treated and which cannot be treated. And fourth, we can understand and explain the prognosis of disease to the patient and his relatives. And also, it is important to understand the surgical cases because we can compare the prognosis as compared to the previous report. So this is the reason we need to understand that why as a physician, despite of not being surgeon, we need to understand the surgery as a branch. Now, what is surgery? Surgery is a branch of medicine that involves the use of operative techniques in treating of various disease conditions, injuries and deformities. So any disease condition which needs surgical intervention, the main purpose of surgery in that case is to prevent the further morbidity and mortality. Now we all understand as a homeopath that the concept of diseases is very different in homeopathy as in modern medical science. So as a homeopath, when we study in BHMS, we study surgery as a subject. So there are many diseases which we study in the textbook of surgery, which when we start practicing as a homeopath, we understand that those diseases are not surgical, but we have studied them in surgery, in the subject of surgery. So the concept of surgical disease is very different in homeopathy as compared to modern medical science. So what is that difference? Let's understand that. So according to Dr. Henneman, in aphorism 185 onwards, the true surgical diseases are those which were the cause from outside, जहाँ पर कारण outside हो या without हो. For example, फॉरेन बॉडी इनसाइड द बॉडी, सपोज गन शॉट वुंड है तो किसी के अंदर अगर कोई बुलेट फंसा हुआ है, दैट इज अ सर्जिकल केस, यू हैव टू रिमूव दैट बुलेट यूजिंग सर्जिकल एड्स. या फिर फ्रैक्चर्ड बोन है, सो यू हैव टू हैव सर्जिकल इंटरवेंशन टू सपोर्ट दैट बोन टू हील. और इफ देर इज एनी डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट विच नीड्स रिडक्शन, और टू ब्रिंग द लिप्स ऑफ वुंड, किसी कोई इंजुरी हुई है और कोई मैसिव वुंड है तो उसमें आपको स्टिचेस की जरूरत पड़ सकती है टू ब्रिंग टुगेदर द लिप्स ऑफ द वुंड. और देयर आर सर्टेन कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज like cleft palate or cleft lip or tracheoesophageal fistula, which are the diseases where you have to have the help of surgical intervention or surgical techniques. So these are the diseases as per Dr. Henneman. These are the true surgical diseases where we need surgical intervention, because in all such conditions the cause of disease is from outside, not from within, or not because of the derangement of the vital force inside. It is from the outside. So these are the diseases which are surgical. Now, what is the role of surgical intervention to improve the quality of life, where it is important? मतलब सर्जरी कहाँ जरूरी है? So it is important to remove the disease parts like gangrene needs amputation. अगर प्रॉपर गैंग्रीन ही हो गया है और फर्दर लिम्ब को प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है, यू मे नीड एम्पुटेशन. सो देयर सर्जरी इज एब्सोल्युटली एसेंशियल.
टू रिपेयर. एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया, कहीं किसी को क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट पैलेट है, जो कि कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज है, बर्थ डिफॉर्मिटीज है, these cannot be treated with medicine, so there we need surgical intervention to improve the quality of life. Now to procure an artificial opening, for example carcinoma esophagus है, when the growth of the cancer is so much कि इंसान खाना खा ही नहीं पाएगा, so there we have to have a gastrostomy which is needed to feed the patient. There the role of surgery is very very crucial. And also for the purpose of inspection, like there are many diagnostic cases where we have to use surgical intervention to diagnose that case. For example, when we need to visualize any organ internally, like to see urinary bladder, cystoscopy is needed. So these are surgical intervention which are needed for diagnosis as well as for prognosis. So these are the conditions which are called surgery is essential in such cases. Now, according to Dr. Henneman, I have explained the true surgical diseases which actually need surgical help. Now, what are the non-surgical diseases as per Dr. Henneman? So, these are the diseases which can be managed by medicine but considered surgical because modern medical science don't have any medicines to treat them. So this is a different criteria, because as I explained, there are so many diseases which we have studied in the textbook of surgery which are mentioned as a surgical diseases, but when we start practicing homeopathy we realize that there are many diseases which are mentioned in the textbook of surgery as surgical, but we are treating and curing them beautifully with homeopathy. So those are not true surgical diseases, because modern medical science might not have medicines for those conditions, but homeopathic science have, because the concept of disease, the surgical disease, is different in both these science. So these non-surgical diseases as per Henneman are those diseases which have treatment in homeopathy but they are mentioned in textbook of surgery as surgical diseases. And homeopathy is not against surgery, but there are many conditions which are considered surgical in general and being taught us in the surgery that can be treated with homeopathy. Here we will talk about those diseases. So what are the non-surgical diseases and mimicking as a surgical condition? Dr. Henneman mentioned that some ailments might present with symptoms similar to those needing surgery, but could be resolved with appropriate homeopathic treatment and unnecessary surgery can be avoided. So we will talk about this category of diseases which are mentioned as surgical in modern medical science textbook, but that can be treated with homeopathy and the surgery can be avoided in those cases. So this is my today's topic. Those are so-called surgical diseases where we can treat them with homeopathic medicine and we can actually cure them beautifully. Now, diseases taught us in surgery but can be treated with homeopathy. Here is the list of diseases which we are curing and treating in homeopathy. Abscesses of any kind, fibroids, calculi, sebaceous cyst, appendix, hemorrhoids, anal fissures, hernia, dysfunctional uterine bleeding, hydrocele, ganglion, calcaneal spur, warts, adenoids, tonsillitis, chalazion, and some dental condition. This is a short list of diseases which we have studied in textbook of surgery as surgical, but we as a homeopath are treating and curing such diseases in our OPD. So these are so-called surgical diseases which we are treating with homeopathy. Now, what are the limitations in treating such conditions? For example, like hernia. In my experience, I have usually seen that hernia, umbilical or inguinal, can be reversed by homeopathic medicine in the initial stage before the formation of sac. Once the sac of the hernia is formed, it is not treatable, it is actually surgical. But in the initial stage, when the bulges have started developing, we can treat them and reverse it with the help of homeopathic medicines. Now, hydrocele. In cases of hydrocele, the primary hydrocele is surgical, but it does not respond to medicine. But the secondary hydrocele is treatable and it responds to medicine beautifully. Limitations in treating calculi, like gallbladder stone.
usually more stubborn and difficult to treat because of the anatomy of the gallbladder. As we all know that gallbladder is an organ which is almost hanging down. So when there are multiple stones or large size stones in the gallbladder, it is usually difficult to remove or to break those gallbladder stones, which is little challenging. Though I know many senior homeopaths who are practicing and curing cases of gallbladder also, but as per philosophy and as per homeopathic guideline, the gallbladder stones are little difficult to treat as compared to renal or ureteric calculi, because renal calculi are comparatively easy to treat. स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई विच इज जो कि पूरा किडनी के साइज का और शेप का हो जाता है, दैट इज द लार्जेस्ट रीनल कैल्कुलाई, द स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई, दैट इज अ एब्सोल्यूट सर्जिकल कंडीशन. But stone size ranges between 9 to 12 mm is usually treatable and removed by homeopathic medicines, as we all see in our clinic day and night. Now, fibroids in uterus. Usually, subserosa and intramural fibroid, they respond to treatment beautifully, but small multiple respond better than single huge uterine fibroid. In my experience I have seen कि अगर एक बड़ा fibroid है उसको treat करना is more challenging than curing multiple small size fibroid. They respond quickly to the treatment than a huge solitary fibroid. एंड चैलेंज ज्यादातर चैलेंजिंग कंडीशन फाइब्रोइड यूट्रस में कब होती है? managing bleeding pattern. If there is metorrhagia or menorrhagia, that time it is little challenging to control the bleeding, because eventually it can lead to severe anemia. So that's why the care has to be taken while treating the cases of fibroid uterus, so that patient should not end up having severe anemia. And fibroadenoma breast, in cases of fibroadenoma breast, they respond to treatment, but they take more time than fibroid in uterus. So mostly present with menstrual disturbances like PCOD, and that's why they take much longer time than treating fibroid uterus. Now, mostly what are the homeopathic medicines we used in such conditions? For example, in cases of abscess, most common medicines which are giving beautiful results are belladonna, hippursulf, cilicia, mercaiode, arnica, phytolacca. In cases of hernia, lycopodium, nux vomica, calcarea carb, aurum med, plumbum, these are the medicines which help us to treat hernia. Anal fissure. In cases of anal fissure, the most common medicines are nitric acid, aloes, bryonia, graphitis, muriatic acid. In cases of tonsillitis, belladonna, hippursulf, mercsol, lac acid, these are the most common medicines. About nitric acid and anal fissure, I want to share one thing. It is like a guaranteed medicine in cases of any kind of anal fissure, which is most common surgical condition in OPDs nowadays. जब भी किसी patient को anal fissure होता है, most of modern medical science doctors, they say you have to go for surgery. Even in cases of piles also, the same is said that it is also surgical and you have to go for surgery. But we know that as a homeopath, the cure of anal fissure and piles is so beautiful and so miraculous in cases of homeopathy. And nitric acid is one such medicine which help almost 9 out of 10 cases of anal fissure. So it is the sure shot formula of success in cases of anal fissure. Now I am going to present a short case of breast abscess, which is also considered as a surgical disease in most of the cases. And being a female homeopath, I see cases of breast abscess very frequently, and there are excellent results with homeopathy. मोस्टली जब भी कोई ब्रेस्ट एब्सेस का केस आता है तो डॉक्टर्स या सर्जन यूजुअली एडवाइज करते हैं दैट यू हैव टू गो फॉर इंसिजन एंड ड्रेनेज, दैट इज IND प्रोसीजर, फॉलोड बाय लॉन्ग कोर्स ऑफ heavy antibiotics, that to 1 week or 2 week or 3 week. मोस्टली हम सभी जानते हैं होम्योपैथ्स के पास पेशेंट्स आते ही तब हैं जब एक आध बार IND हो चुका रहता है, ड्रेनिंग हो चुकी रहती है, 2-3 कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक भी ले चुके हैं, बट अगेन द एब्सेस हैज फॉर्म्ड. So in such cases, homeopathy
give result beautifully. So this is one of that case which I am treating regularly of breast abscess. So she was a patient of 27 years. She was a lactating mother and she developed a left-sided breast abscess. She presented with severe redness, swelling, pain and fever. This is the picture of the breast abscess. I hope this screen is visible, sir. Am I audible, sir? जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है You are Screen visible audible. है ना, sir? Just continue and मैडम। add some Hindi words also. हेलो, हाँ जी सर, आवाज सुनाई दे रही है? राइट। हाँ, हिंदी में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाइएगा। जी 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 सर, हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो केस है, ये एक फीमेल 27 साल की फीमेल है जो लैक्टेटिंग मदर है, उसका केस है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट तभी आते हैं जब या तो एक बार इंसिजन एंड ड्रेनेज हो चुका रहता है, सर्जिकली पस रिमूव करी जा चुकी रहती है और 2-3 कोर्स एंटीबायोटिक के ले चुके रहते हैं, फिर भी कई बार ब्रेस्ट एब्सेस वापस डेवलप हो जाता है। तो ऐसे केसेस होम्योपैथी में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और ऐसा ही एक केस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं एक पिक्चर शो करती हूँ ब्रेस्ट एब्सेस की। दिस इज द केस। ये 27 साल की लेडी है जिसका बेबी 2 या 3 महीने का है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है और उसको ये सीवियर ब्रेस्ट एब्सेस डेवलप हुआ। मेरे पास जब वो आई, उसके ब्रेस्ट का साइज ऑलमोस्ट टू साइज बढ़ चुका था एंड इट वाज छूने पर एकदम पत्थर की तरह था। दिस वाज लाइक एज इफ देयर इज अ पत्थर इनसाइड, एकदम हैवी, रेड हॉट विथ सीवियर पेन एंड फीवर। इसके पहले जब ये पेशेंट, इसके पहले भी इसे एक बार ब्रेस्ट एब्सेस हो चुका था, एक बार इंसिजन एंड ड्रेनेज भी हो चुका था, एंटीबायोटिक के 3 वीक के कोर्सेज ये ले चुकी थी, उसके बाद भी ये फिर से रीअपियर हुआ। तो इस केसेस में प्रेजेंटेशन क्या थी? सीवियर रेडनेस, स्वेलिंग विथ हार्डनेस, पेन, टेंडरनेस विथ फीवर। 101 102 तक फीवर जा रहा था। यू कैन सी कि ब्रेस्ट का साइज, रेडनेस आपको स्पष्ट दिख रही है और काफी बड़ा साइज हो गया है बिकॉज ऑफ एब्सेस इनसाइड। और टॉवल पर आप देख सकते हैं ब्लड स्टेन्ड डिस्चार्जेस भी हैं। ये कब शुरू हुआ? मेडिसिन देने के बाद। जब ये पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आई तब तक ये ओपनिंग फॉर्म नहीं हुई थी। आफ्टर गिविंग होम्योपैथिक मेडिसिन, अ फिस्टुला, अ स्मॉल फिस्टुला हैज फॉर्म्ड और उस फिस्टुला से द पस एंड ब्लड स्टार्टेड ओजिंग आउट। इट इज लाइक सर्जरी विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। ये काम होम्योपैथिक मेडिसिन से ही हो गया, हमें इंसिजन देने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ी। जैसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन दी, ब्रेस्ट में एक छोटा सा फिस्टुला डेवलप हुआ और उस फिस्टुला से ब्लड और पस जो अंदर एब्सेस में है वो धीरे धीरे ऊज करना चालू हो गई। यू कैन सी इन द टॉवल की डिस्चार्जेस काफी उसके शुरू हो चुके हैं और लगभग 5 से 7 दिन के अंदर ही काफी हद तक ब्रेस्ट साइज चेंज हो चुका था। आई विल शो द पिक्चर इन नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने क्या किया इस केस में, क्या प्रेजेंटेशन थी और क्या टोटलिटी ली, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरी टोटलिटी ऑफ केस। ब्रेस्ट एब्सेस लेफ्ट साइड, swelling and redness, breast hard like a stone, pain burning, pain throbbing, pain aggravation touch and motion, anxiety, fear of operation and fear of cancer. Every 2 hours, 4 days, then 3 times a day. ये मैंने मेडिसिन शुरू की। आप देख सकते हैं, शुरू में जब पेशेंट आई तो मैंने हर 2 घंटे में उसको मेडिसिन दी अगले 3 दिन तक और उसके बाद दिन में 3 बार अगले 3-4 दिन तक। 5 दिन के बाद पेशेंट को जब हमने बुलाया तो ये पिक्चर थी पेशेंट की। अभी आप देख सकते हैं कि उसके जो पस और ब्लड मिक्स डिस्चार्ज थे वो मिल्की डिस्चार्ज में तब्दील हो चुके हैं। अभी देयर इज नो पस डिस्चार्ज और जो ब्रेस्ट का स्वेलिंग, रेडनेस, हार्डनेस और शाइनीनेस है वो काफी हद तक नॉर्मल हो चुका है और ब्रेस्ट का साइज भी काफी हद तक रिग्रेस हो चुका है। जो पस्चुलर डिस्चार्जेस थे, पस मिक्स डिस्चार्जेस थे, वो अब हेल्दी
मिल्क डिस्चार्ज में तब्दील हो चुका है, और ऑलमोस्ट आफ्टर नेक्स्ट 5 days द ब्रेस्ट वाज कंप्लीटली हील्ड, देयर वाज नो एब्सेस. So what was the medicine? Few homeopathic medicine mostly used for breast abscesses are Cilicia, Conium Mac, Phytolecca, Belladonna, Briannia and Leccan. मैंने क्या दिया था इस केस में? That was Cilicia. I have started with Cilicia 30. 2 hourly on first few 3-4 days. Cilicia 30 दिया, दिन में 3 से 4 बार अगले 3-4 दिन तक, उसके बाद दिन में 3 बार अगले 2-3 दिन तक, और 5 दिन के बाद जब पेशेंट को बुलाया तो ये रिस्पॉन्स था. अगले 5 दिन के बाद द ब्रेस्ट एब्सेस वाज कंप्लीटली हील्ड. सो लेट्स स्टडी अबाउट सिलीशिया लिटिल बिट कि सिलीशिया ने ऐसा क्या किया कि ब्रेस्ट एब्सेस बिना सर्जरी के पूरी तरह से हील हो गया. सो सिलीशिया इज अ मेडिसिन जो इन्फ्लामेशन टेंडिंग टू एंड इनटू सपोरेशन और रिफ्यूजल टू हील, जैसे इस केस में मैंने आपको बताया कि ये पहली बार इसको ब्रेस्ट एब्सेस नहीं हुआ था, दिस वाज सेकंड टाइम. इसके पहले एक बार हो चुका है, इंसिजन करके पूरी पस ड्रेन कराई गई थी, एंटीबायोटिक का कोर्स दिया गया था, बट अगेन एब्सेस फिर से बन गया. सो दिस एब्सेस इज रिफ्यूजिंग टू हील. आपने सब रिमूव किया, उसके बाद वो फिर से सपोरेट हो गया. सो दिस लेडी हैज अ टेंडेंसी फॉर सपोरेशन इनटू एब्सेस. सो ये सिलीशिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि कोई भी इन्फ्लेमेशन इट टेंड टू एंड इनटू सपोरेशन और रिफ्यूज टू हील. जब कोई एब्सेस बार बार हो रहा है और हील रिफ्यूजल टू हील हो रहा है, देयर सिलीशिया एक्ट ब्यूटीफुली. और क्या करती है सिलीशिया? इट प्रिवेंट द रिकरेंस, इट प्रमोट्स स्टेडी हीलिंग बाय एब्जॉर्बिंग द सराउंडिंग एरिया ऑफ हार्डनेस. जैसे आपने इस केस में देखा ब्रेस्ट एब्सेस के कि ब्रेस्ट काफी हैवी था और अंदर बहुत ज्यादा पस थी, तो सिलीशिया ने उस पस को रिमूव किया और उस पूरे एरिया को फिर से हेल्दी ग्रेन्युलेशन टिश्यू डेवलप करने में मदद करी. और फर्दर तीसरी बार एब्सेस ना हो उस टेंडेंसी को भी सिलीशिया प्रिवेंट करती है. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द टेंडेंसी फॉर रिपीटेड और रिकरेंट एब्सेस. It is equally efficacious in glandular or bony ulceration. Breast is considered as a gland, so it was a glandular abscess. That's why silicea was more indicated. It is indicated in cases of weak, nervous, easily irritated, yielding patient. जैसे मैंने बताया पेशेंट को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, बहुत ज़्यादा डर था, बहुत रोना आ रहा था कि मैडम एक बार मेरा ऑपरेशन सर्जरी हो चुकी है ब्रेस्ट की और अभी ये फिर से हो गया. एंड believe me, breast abscess is a highly painful condition for a female because they cannot even walk. Even when you walk, a smallest of jerk can produce severe pain. और वो भी ऐसी लेडी का जिसका ऑलरेडी 2-3 महीने का छोटा बेबी है. सो दे हैव टू डू एवरीथिंग बाय देयर ओन. बेबी को केयर करना, उसको संभालना, फिर अपना केयर करना. और जब इतना बड़ा ब्रेस्ट एब्सेस होता है तो लेडी हिल भी नहीं पाती है, मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट पेन्स अ लॉट, बहुत पेन होता है. और वो भी तब जब बैकग्राउंड में आपका एक सर्जरी हो चुका है, तो उसकी एंजाइटी काफी ज्यादा थी, बहुत नर्वस थी और उसको सर्जरी से बहुत डर लग रहा था कि एक बार हो चुका है फिर भी दोबारा एब्सेस हुआ, कहीं ये कैंसर तो नहीं है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है. सो ये जो डिस्पोजिशन है, दिस इज वेरी वेरी मच सिमिलर टू द डिस्पोजिशन ऑफ सिलीशिया. सो इस बेसिस पर मैंने सिलीशिया प्रिस्क्राइब की. एब्सेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं सिलीशिया में? थ्रॉबिंग पेन. जैसे पेशेंट को थ्रॉबिंग पेन था, उसने बोला मैडम लहक रहा है, ऐसे लग रहा है अंदर कुछ लहक रहा है. सो थ्रॉबिंग पेन, टेंडरनेस एंड वेट. After giving silicea, the opening comes naturally, and this is the beauty of silicea. जैसे हम सब कहते हैं, it's surgeon's knife. कि आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है. नेचुरली सिलीशिया देने के बाद ब्रेस्ट एब्सेस में एक छोटी सी ओपनिंग बनी जिसे हम फिस्टुला कहते हैं, और उस ओपनिंग ने नेचुरली सारे पस और ब्लड को जो एब्सेस के कंटेंट थे उनको बाहर थ्रो किया, और विद इन 7 to 10 days नेचुरली पूरा ब्रेस्ट हील हो गया और वो फिस्टुला भी ग्रेजुअली हील होके बंद हो गया. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिलीशिया, दैट आफ्टर गिविंग सिलिका द ओपनिंग कम्स नेचुरली एंड डिस्चार्ज इज लिटिल एंड क्लोजेस एट वंस. अपने आप फिस्टुला बंद भी हो जाता है नेचुरली विद द हेल्प ऑफ सिलीशिया. आई विल डिस्कस कि सिलीशिया अगर हम किसी ब्रेस्ट एब्सेस के या किसी भी एब्सेस के पेशेंट को अगर हम सिलीशिया दे रहे हैं
तो क्या नहीं करना है, क्योंकि यूजुअली ये बहुत कॉमन है कि जब भी हमारे पास एब्सिस का कोई पेशेंट आता है और उसे बहुत पेन होता है तो लोग बोलते हैं कि मैडम गरम सिकाई कर सकते हैं क्या। यूजुअली वी से यस यू कैन गो फॉर गरम सिकाई, यू कैन कर सकते हैं। पर इन केसेस ऑफ सिलिशिया, especially in cases of abscess, avoid hot poultices application. Why? क्योंकि इतना देर इज सो मच ब्लड इन द पार्ट, और जो हम गर्म सिकाई करते हैं दैट विल इंक्रीज द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड इन दैट पार्ट ऑफ एब्सेस, एंड विथ सपुरेशन मोर टिश्यू विल ब्रेक डाउन। So instead of small amount of pulse, there will be many cupfuls of pulse for the days together. Means मैं थोड़ा हिंदी में समझाती हूँ कि जब भी हम किसी एब्सिस के केस को सिलीशिया दे रहे हैं तो हमें उसे गर्म सिकाई करने की सलाह कभी नहीं देनी है, क्योंकि सिलीशिया की एक क्वालिटी है कि वो एब्सिस के एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। हीलिंग के लिए ब्लड फ्लो बढ़ाना जरूरी है, और अगर हम उस पेशेंट को गर्म सेक की परमिशन देंगे तो वहां ब्लड फ्लो और तेज हो जाएगा। तो जो थोड़ी बहुत पस एब्सिस के अंदर है उसकी बजाय बहुत ज्यादा कई गुना पस के साथ ब्लड भी बाहर आ सकता है। सो ऐसे केसेस में हमें यूजुअली गर्म सिकाई करना अवॉइड करना चाहिए अगर आप उस केस में सिलीशिया दे रहे हैं और वो सिलीशिया का एब्सिस है। सो डू नॉट एडवाइज योर पेशेंट कि आप गर्म सिकाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेन है एब्सिस का वो सिलीशिया से ही सबसाइड हो जाता है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ऑइंटमेंट एडवाइस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी सिकाई की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो एब्सिस सिलीशिया का एब्सिस है तो अकेले सिलीशिया विल टेक केयर ऑफ दैट केस कंप्लीटली। अभी किसी भी केसेस में जहां पर हमने जो सर्जिकल है उनमें प्री ऑपरेटिव केयर क्या होती है। आई फिनिश्ड माय केस प्रेजेंटेशन, अभी हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि प्री ऑपरेटिव केयर क्या होती है जिसमें होम्योपैथी का बहुत रोल है। तो सपोज हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसकी सर्जरी बहुत ज़रूरी है, और उसके पहले सर्जरी के पहले जैसे कई बार डेंटल रूट कैनाल ट्रीटमेंट है या टीथ एक्सट्रैक्शन है, ऐसे केसेस में पेशेंट हमारे पास आते हैं कि मैडम हमें ये कराना ही पड़ेगा, तो हम ऑपरेशन के पहले कुछ ले सकते हैं क्या। तो दैट प्री ऑपरेटिव केयर में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। एक तो पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे पास जिनको सर्जरी के नाम से ही डर लगने लगता है, और उनको थोड़ी एंजाइटी होती है कि कहीं कुछ हो गया तो वो एंजाइटी को मेडिसिन लाइक एकोनाइट एंड जेलसीमियम कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द प्री ऑपरेटिव एंजाइटी एंड स्ट्रेस, एंड दे वर्क ब्यूटिफुली। और क्या कर सकते हैं, पेशेंट के इम्यून को सपोर्ट कर सकते हैं। मेडिसिन लाइक आर्निका एंड इचिनेशिया कैन बी यूज्ड टू बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम एंड प्रिपेयर द बॉडी फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हम क्या ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे पास जो सर्जरी करा के आते हैं, जो कहते हैं, जिनको हम सर्जिको मेडिकल केसेस कहते हैं, जहां पर सर्जरी के बाद आपकी मेडिसिन केयर से आप पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जहां पर सर्जरी मस्ट है और सर्जरी के बाद फॉलो अप में पेशेंट आपके पास आ रहा है इन केसेस ऑफ सर्जिको मेडिकल केसेस। तो सर्जिको मेडिकल केसेस का भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। जैसे आप पेन मैनेज कर सकते हैं इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। आर्निका एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत हद तक सर्जिकल पेन को रिड्यूस करती है, स्वेलिंग को रिड्यूस करती है, ओवरऑल हीलिंग को एनहांस करती है। वुंड हीलिंग में कैलेंडुला, सिलिका मोस्ट यूजफुल है और बहुत फास्ट हीलिंग करती हैं, और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी काफी हद तक कम हो जाता है। मिनिमाइज स्कारिंग, जैसे बहुत सारे सर्जिकल केसेस में भद्दे स्कार बन जाते हैं, उन स्कार्स को मिनिमाइज करने के लिए थियोसिनामिनम बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ये पेशेंट को लंबे समय तक दे सकते हैं, जिससे कि स्कार फॉर्मेशन नहीं होगा, कीलॉइड फॉर्मेशन के चांसेस नहीं होंगे। बहुत से केसेस ऐसे आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव जो कहते हैं कि उस सर्जरी के बाद से ही मुझे सारी प्रॉब्लम है, नेवर वेल सिंस आफ्टर, कि वो सर्जरी हुई थी उसके बाद से मुझे ये हो रहा है, वो सर्जरी हुई थी तब से मुझे ये प्रॉब्लम है। सो नेवर वेल सिंस आफ्टर सर्जरी। ऐसे केसेस में स्टेफिसेग्रिया दी जा सकती है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और जो सर्जरी के पोस्ट आफ्टर इफेक्ट्स को हील करने में बहुत मदद करती है। अभी सर्जिकल केसेस में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं होम्योपैथी से।
लाइक इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद, इवन जब LSCS होता है, डिलीवरी के समय सिजेरियन सेक्शन होता है, कई पेशेंट्स ऐसी आती है जिनके स्टिच इन्फेक्ट हो जाते हैं या उसमें पस हो जाती है या उसमें बहुत पेन होता है। तो मेडिसिन हैं जैसे हिपरसल्फ है, सिलीशिया है, ये बहुत अच्छा काम करती हैं उन केसेस में। स्टेफिसेग्रिया है, तो ये वुंड हीलिंग में और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में बहुत मदद करती है पोस्ट सर्जरी। बहुत से डाइजेस्टिव इशू हैं, कई पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि सर्जरी के बाद से हमको गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होने लगे हैं, इंडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग होती है। ऐसे केसेस में नक्सोमिका कैन बी कॉमनली यूज्ड टू रिड्यूस द नोशिया एंड अदर डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस। और बहुत हद तक एनेस्थीसिया के इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट को भी बहुत हद तक एंटीडोट कर सकती है नक्सोमिका। नाउ इमोशनल सपोर्ट, एक नहीं कई बार हमने अनुभव किया है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि सर्जरी के बाद से वो अब पहले जैसे नहीं रहे। अभी हमारी सर्जरी हो गई है तो हम बहुत वीक हो गए हैं, हमारा शरीर कमजोर हो गया है, अब हम पहले जैसे नहीं रहे, विच इज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ सर्जरी। तो ऐसे केसेस में पेशेंट का कई बार पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है कि मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया है, या मुझ में पहले जैसा स्टैमिना नहीं रहा है, या उनके मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं फिर से तो नहीं वो बीमारी पैदा हो जाएगी। ऐसे सारे इमोशनल एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। सो बिकॉज एनी सर्जरी कैन बी स्ट्रेसफुल एंड इट कैन बी टैक्सिक। किसकी एक छोटी सी भी सर्जरी होती है तो जिसकी हो रही है उसे डर लगता ही है, विच इज़ वेरी नेचुरल। तो ऐसे केसेस में मेडिसिन जैसे इग्निशिया है, स्टेफिसेग्रिया है, ये मेडिसिन यूजुअली हेल्प करती है, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देती है, जैसे ग्रीफ हो गया, नर्वसनेस हो गया रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर, उसको बहुत हद तक हैंडल करने में और पेशेंट को कॉन्फिडेंट फील कराने में बहुत हेल्प करती है। नाउ आई विल कंक्लूड। बिफोर कंक्लूडिंग मैं okay, let me conclude that homeopathy is an alternative system of medicine and it has much to offer in many such conditions which are considered surgical in general but can be managed by homeopathic medicines using all the required auxiliary measures and keeping our limitation in mind. जैसा कि मैंने सबसे पहले ही कहा कि आज का मेरा टॉपिक ही ये है कि we are not against any science, we are not against surgery, we are just saying that what are the diseases which are considered surgical but can be managed and cured beautifully with homeopathy, which are no more surgical for homeopathic medical science. So this message has to go आउटसाइड दैट। जैसे बहुत सारे केसेस हम यूजुअली देखते हैं, आई के केसेस है, स्टाइज होती हैं, चेलेजियंस होते हैं, जो एलोपैथी में आप अगर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो सर्जरी ही करेंगे, बट होम्योपैथी है वो एक्सीलेंट आंसर फॉर केसेस ऑफ स्टाई एंड चेलेजियन। सिंपल कॉर्न का केसेस अगर हम देखें, पैर में कॉर्न हो जाता है तो सर्जरी ही एलोपैथी में कराते हैं, लेकिन आजकल तो सर्जन्स भी कह देते हैं कि भैया आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, कॉर्न का होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है। सो दिस इज नो मोर अ सर्जिकल डिजीज, होम्योपैथी हैव आंसर फॉर दैट। इन केसेस ऑफ पाइल्स, इवन थर्ड ग्रेड पाइल्स भी हैं, तो भी पाइल्स और फिशर तो लाइक होम्योपैथी वर्क लाइक अ मैजिक, दीज आर नॉट सर्जिकल डिजीज एनी मोर। तो कई बार तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऑफ माय टाउन वो ही कह देते कि भैया होम्योपैथी में पाइल्स का ट्रीटमेंट है, आप सर्जरी मत कराइए, आप फलाने डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज करा लीजिए, ये ठीक हो जाता है। सो ये मैसेज हमें बाहर देना जरूरी है पेशेंट्स को भी कि ये सर्जिकल डिजीज नहीं है, ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कंप्लीटली ठीक हो सकती है। और ऐसी जैसे कैलकुलाई हो गया, होम्योपैथी इज फेमस फॉर ट्रीटिंग स्टोन, की पथरी है होम्योपैथी का इलाज ले लीजिए, या कॉर्न है होम्योपैथी का इलाज ले लीजिए, या एप्सिस है, अभी ब्रेस्ट एप्सिस के मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बिना इंसिजन और ड्रेनेज के भी वो एप्सिस, ब्रेस्ट एप्सिस ही नहीं, एप्सिस एनीवेयर इन द बॉडी कैन बी ट्रीटेड विथ होम्योपैथी। सेम फाइब्रॉइड यूट्रस के केसेस हैं, जो फाइब्रॉइड यूट्रस हो गया या फिर डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के केसेस हो गए, जो बहुत अच्छे से होम्योपैथी को रिस्पॉन्ड करते हैं और कभी भी गर्भाशय निकालने की नौबत नहीं आती, जिसे हम हिस्टेक्टोमी कहते हैं। ज़्यादातर फाइब्रॉइड यूट्रस के केसेस में या डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के केसेस में या एंड्रोमेट्रियोसिस के केसेस में पेशेंट को कह दिया जाता है कि आप गर्भाशय निकाल
निकाल दीजिए। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और आप 40+ हैं या मेनोपॉजल हैं, तो बेटर होगा कि आप गर्भाशय रिमूव करा दीजिए। लेकिन होम्योपैथी में ऐसी नौबत नहीं आती है। फाइब्रॉइड यूट्रस भी पूरी तरह से रिजॉल्व होता है, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग भी पूरी तरह से कंप्लीटली कंट्रोल होती है, और एंडोमेट्रियोसिस के केसेस भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। सो इट इज नो मोर अ लिमिटेशन नाउ, दिस इज अ स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन केसेस ऑफ सर्जिकल डिजीज। सो हाँ, बट जो अगली चीज है, वन शुड अवॉइड एनी ओवर क्लेम, ओवर कॉन्फिडेंस एंड केयरलेसनेस इन ट्रीटिंग सच कंडीशंस। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब पेशेंट को सर्जन के पास रेफर करना है। वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंस, या हमें ओवर क्लेम नहीं करना है कि अच्छा, जैसे सपोज स्टेगहॉर्न कैलकुलस है। स्टेगहॉर्न कैलकुलस का मतलब होता है इट इज द लार्जेस्ट साइज स्टोन ऑफ किडनी, मतलब जितने साइज का किडनी है, ऑलमोस्ट जब किडनी के पूरे साइज को कोई पथरी ऑक्यूपाई कर लेती है, उसे स्टेगहॉर्न कैलकुलस कहते हैं, विच इज अ सर्जिकल केस। पर मैंने कई बार सुना है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, पर मैंने कई बार सुना है कुछ होम्योपैथ्स को ऐसे बात करते हुए कि हमने स्टेगहॉर्न कैलकुलाई भी क्योर किया है। हो सकता है मेरा अनुभव कम है, कुछ लोगों ने किया हो, बट वी अवॉइड ओवर क्लेम। जो हमें पता है कि सर्जिकल है वो सर्जिकल है, दैट हैज टू बी रिमूव्ड विद सर्जरी, और दैट हैज टू बी मैनेज्ड विद सर्जरी। वी शुड नॉट ओवर क्लेम कि हम वैसे, जैसे सपोज जैसे मैंने कहा हर्निया का केस है, हर्निया के केसेस में जो स्टार्टिंग है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सैक यू कैन एक्चुअली क्योर हर्निया। लेकिन एक बार सैक फॉर्म हो गया है, उसके बाद no medicine can work to revert that hernia, that has to be removed with surgery. So ऐसे केसेस में we should avoid over claiming कि नहीं नहीं हम तो सब होम्योपैथी से ठीक कर लेंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एम है पेशेंट की केयर, पेशेंट को हेल्प करना। हमारा उद्देश्य हमको बोस्ट करना या खुद की प्रमोशन करना या फॉल्स क्लेम करना नहीं होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो पेशेंट हमारे पास आया है मदद के लिए, हेल्प के लिए, हम उसको सही मायने में हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं। हमारे बोस्टिंग के चक्कर में पेशेंट का नुकसान उसकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो वी शुड हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल केसेस डिफरेंशिएशन, कि हमें पता है कि कब हमें इस केस को, जैसे मेरे पास एक बार एक पेशेंट आया था गॉल ब्लैडर स्टोन का, जब हमने उसकी सोनोग्राफी कराई, बाद में एमआरआई भी कराई, तो हर गॉल ब्लैडर वाज ऑलमोस्ट फुल ऑफ स्टोन, इट वाज लाइक ए स्टोन फ्रॉम इनसाइड। इतना बड़ा पूरा गॉल ब्लैडर अंदर से कैल्सिफाइड हो चुका था, एंड देयर वाज नो स्कोप ऑफ एनी मेडिसिन इन दैट केस। उस केस में हमें पेशेंट को सर्जिकली कॉलेसिस्टेक्टमी ही एडवाइज करनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं करेंगे, जैसे मैं बोलूँ नहीं नहीं हम तो ये केस भी ठीक कर लेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन से ये भी ठीक हो जाएगा, तो हम उस पेशेंट का नुकसान कर रहे हैं, बिकॉज दैट पेशेंट विल एंड अप हैविंग फर्दर कॉम्प्लिकेशंस रादर देन क्योर। सो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस पेशेंट को एक्चुअली सर्जन के पास रेफर करना है और किस पेशेंट को हमें अपनी मेडिसिन से हेल्प करनी है। So aim must be to help the patient, because patient care is must and that is our priority. Our priority is not to prove anything कि होम्योपैथी से ये भी ठीक होता है, ये भी ठीक होता है, ये भी ठीक होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। That is not our aim. Our aim is to help the patient. And for any health problem, always consult a qualified homeopathic doctor, because हम चाहे आज कुछ भी बोलें, बहुत सारे लोग बाहर ऐसे भी हैं जो फॉल्स क्लेम भी करते होंगे। तो ये पेशेंट के लिए एक मैसेज, हमें हमारे पेशेंट्स को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी किसी हेल्थ इश्यूज़ के लिए होम्योपैथी को कंसल्ट करते हैं, होम्योपैथी को चूज़ करते हैं, ऑलवेज कंसल्ट अ क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर जिसको अपने साइंस का थरो नॉलेज है। तो जब हम ऐसा चूज़ करेंगे तो हम अपनी हेल्थ के साथ किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करने से बच जाते हैं। दिस इज़ वॉट माई प्रेजेंटेशन इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरीज है तो मोस्ट वेलकम फॉर एनी क्वेरी और एनी डिस्कशन। हाँ डॉक्टर शिवाजी, अपना पीपीटी को अब हटा लीजिए। जी सर। हाँ, उसका शेयरिंग बंद कर दीजिए। हाँ, मैं सुन रहा था अपने सर्जरी कहाँ पर है और कहाँ नहीं सर है, मुझे एक बात आवाज को हम लोग थोड़ी को सी जानने। कम सुनाई दे रही है आपकी। ओ, अब आवाज नहीं आ रही है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? जी सर। जी जी। आवाज ठीक है मेरी?
किन्हीं को कोई पूछना है सर्जरी के विषय में? कुछ सर्जिकल केसेस तो आपने बताया है, और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे दो दो बात हम लोग सर्जरी के विषय में हम लोग सोचते हैं होम्योपैथी में। एक तो कि सर्जरी जो है सो हम लोगों को कहाँ कहीं कहीं पर सर्जरी जो अनावश्यक है उसको भी एलोपैथी में करते हैं, बहुत सारी जगह पर होता है। जैसे मैं भी एक रिसेंट केस की बात कर रहा हूँ, जहाँ की सर्जेरियन डिलीवरी के लिए बच्चे को था के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया हॉस्पिटल से। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा वेट करो, और वेट करने से आपको सर्जरी का जरूरत नहीं पड़ेगा, और थोड़ा सा समय दीजिए, अगर होम्योपैथी से नहीं हुआ तो फिर आपने बाद में सर्जरी कर देना। तो डॉक्टर मान नहीं रहे थे। हॉस्पिटल में आप जानते हैं कि लोग ज़्यादा जोर देते हैं ऑपरेशंस पर, जिससे कि थोड़ा सा जल्दीबाजी भी हो जाए। कभी कभी पेशेंट लोग भी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, तो हम पेन से तो मुक्ति मिल जाएगा। तो ये मुक्ति का और डॉक्टर के अप्रोच का, एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर थोड़ा सा पेशेंस हो, तो मैंने मेरे कहने पर थोड़ा सा उसको वेट किया गया, और हम लोगों ने यहाँ से होम्योपैथिक दवा दी, और देने के बाद में वह जल्दी से वो जो है सो जिसको कि ऑपरेट करने की बात आ रही थी वह नहीं हुआ। और वह तो इसको देखिए कहा कितना आसानी से सर्जरी को हम लोगों ने अवॉइड किया। ये कंडीशन हमेशा होता है, जल्दीबाजी में सर्जरी हो जाता है। मैं अपना खुद का केस बता रहा हूँ। मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन था, अबाउट 3 to 4 mm का था, बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा सा था। सॉरी, मैं दिखला नहीं, अपना वीडियो ऑन करता हूँ। हाँ, करीब करीब इतने इतना बड़ा सा ये स्टोन था। मैं अपनी खुद आंखों से देखा, जब मेरे पेट में काफ़ी भूख नहीं लग रही थी मुझे तो मैं अल्ट्रासोनोग्राफी कराना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए और अल्ट्रासोनोग्राफी किया। और वहाँ से जैसे ही कि वो बताया कि स्टोन है, तो वहाँ से सीधे लोगों ने मुझे यहाँ पर ले आए, एक नर्सिंग होम में। और वहाँ पर आनंद फानन में सर्जरी भी डिक्लेयर कर दिया गया। जबकि मैं उसके बाद में मेरे कष्ट में कोई आराम नहीं हुआ, सर्जरी हुआ, गॉल ब्लैडर चला गया, अभी नहीं है गॉल ब्लैडर। लेकिन जाने के बाद में अभी मैं देख रहा हूँ कि वैसे ही था, वैसे ही था। तो मैंने फिर एक डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मैं तो गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया हूँ, लेकिन फिर भी। तो वो डॉक्टर बड़ा होम्योपैथी से प्रभावित थे, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी थे। हाँ, पटना के बहुत ही वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आपने जब होम्योपैथ है तो आपने क्यों इसको ऑपरेट कराया? आपको कराने का जरूरत नहीं था, आप अपनी दवाई से कर सकते थे, क्योंकि जो नेचर ऑफ द स्टोन था वो आप डिजॉल्व कर सकते थे। तो देखिए, जल्दीबाजी का असर जो है सो बड़ा खराब होता है, और ये हम लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि मुझे काफ़ी समय तक पेट के तकलीफ से सफ़र करना पड़ा, धीरे धीरे वो होम्योपैथी के द्वारा एडजस्ट किया गया। तो इस तरह से हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है। इसी तरह से कई एक केसेस है मैंने देखा, और गॉल ब्लैडर के केस में तो बहुत सारे बात होते हैं। हाँ, निश्चित रूप से कुछ गॉल ब्लैडर केसेस जो है सो सर्जरी के योग्य होते हैं। लेकिन अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे गॉल ब्लैडर के केस को मैंने देखा, जो कि जिसमें कि ऑपरेट नहीं करना पड़ा, वो डिजॉल्व हो गया अपने होम्योपैथिक दवाई से। तो ये कुछ ये बातें हुई। और कुछ जैसे एक होता है कि सर्जरी हो जाने के बाद में, जैसे खास करके इंजरी, फ्रैक्चर्स वगैरह के केस में, जब सर्जरी वहाँ पर तो आपका सर्जिकल ऑपरेशंस करके रिमूव कर दिया गया, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स को आप सभी कोई जानते हैं, और सभी प्रैक्टिशनर शायद यूज भी करते हैं। वह है कि होम्योपैथिक दवाई का से उसका बोन को जल्दी हील अप करने के लिए कोई, क्या दवा का नाम है, सिम्फाइटम, ऐसा कुछ यूज करते रहते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है, जहाँ की तो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। एक की सर्जरी जहाँ अवॉइड किया जा सके, थोड़ा सा समय का ध्यान अगर रखा जाए, अगर थोड़ा सा समय दिया जाए,
तो सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा, जहाँ सर्जरी को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जहाँ हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर सर्जरी जाइए। और पोस्ट सर्जिकल केयर, ये पोस्ट सर्जिकल केयर में आपको वहाँ पर होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। तो मैं ये तीन दृष्टिकोण से ही पेशेंट को बात करता हूँ। और खास करके प्राइमरी केसेस में ये आपको यूट्रस में जो बल्कि यूट्रस की बात आती है। अब देखिए, एक महिला थी जो 25 साल की थी, अभी न्यूली मैरिड, और उसको मेट्रोर्जिया का प्रॉब्लम था। मेरे पास में आई, तो मैं और डॉक्टर से भी दिखलाई। डॉक्टर ने कहा कि सर इसमें आपको तो इसको ऑपरेट करके गॉल थी यूट्रस को निकाल देना होगा। वो घबरा गया, अभी भी तो शादी हुआ है, अभी बच्चे भी नहीं हुए हैं, है ना। तो इसमें क्या करें। तो मेरे पास में आए, मैं बोला कि आप निकलवाना चाहती हैं क्या। तो कहा कि नहीं, मेरे बच्चे भी चाहिए। मैं बोला कि बिना बच्चा आपको ये यूट्रस को निकाले हुए ये बल्कि यूट्रस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपका ये है। और उसको हम लोगों ने ट्रीट किया, एंड शी डिलीवर्ड ए चाइल्ड, एंड शी इज क्वाइट ओके, एंड उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। तो बहुत समय पर अवॉइड किया जा सकता है। अब देखिए, अगर उस दिन वो सोच करके वो अपना गॉल ब्लैडर को निकलवा देती, तो क्या होता। सॉरी, अपना यूट्रस को हिस्टेक्टोमी हो जाता, तो क्या होता, जिंदगी भर अपने बच्चे का सुख नहीं भोग सकती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसको कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि किसी को और कोई सवाल हो तो बता सकते हैं। कोई आपको ये शेयर करना चाहते हैं, आई थिंक डॉक्टर राम प्रवेश कुछ कहना चाहते हैं। तो डॉक्टर राम प्रवेश जी, आप अनम्यूट करके बोलिए, थोड़ा सा कुछ संक्षेप में बोलिएगा। डॉक्टर राम प्रवेश जी, आप बोलिए, आपको अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट तो कर दिया, मैसेज तो कर दिए हैं आपको। हाँ, अनम्यूट कीजिए ना आप अपने को। यहाँ नहीं आ रहा है। देखिए, पंकज जी जरा सा इनको अनम्यूट देखो। डॉक्टर पंकज, इनको अनम्यूट कर दो। अभी सर आया। प्रणाम। एंड हाँ सर, ओके ओके। सर प्रणाम, बहुत अच्छा आपने बताया। और कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर शिवा सिंह पंडित, वेरी नाइस, एक्सलेंट सेशन। सर्जिकल केस जो आपने बताए बहुत अच्छा लगा, और मल्टीपल मेडिसिन बताए, अस्टिसगेरिया आर्निका, लाइकोपोडियम, इटीसी। तो बहुत सा ऐसा केसेज होता है, जैसे बगल में हमारा नर्सिंग होम, तो कंपाउंडर उसका आया था भेरुका लेके, एकदम मल्टीपुल भेरुका, बहुत ज्यादा एला लेके, हमने दवाई दिया, ठीक हो गया। अब ठीक होने के बाद वो क्या किया कि जब भी सर्जिकल केस के लिए, जब डिलीवरी के लिए वो भेज देता था पेशेंट को, चुपके से ले जाता था। हमने 3 खुराक उसको देते थे पल्सेट्रा 1 दिन का, और इजी डिलीवरी हो जाता था उसको तुरंत, आधा घंटा 1 घंटा के बाद। उसी तरह से बहुत सा केसेज ऐसे हैं। जैसे यहाँ पर एक सर्जन है जो कि मास्टर है यूट्रस निकालने का। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता है या कुछ भी ब्लीडिंग है तो वह निकाल देते हैं धड़ाधड़, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पैसा मिल जाता है 20, 25, 30 हजार, 40 हजार। तो हमारे बगल में ही एक महिला है, हमारे पड़ोसी हैं, उनका भी इंटरेस्ट था, वहां गया, दिखाया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने उसको दवाई दी, और देखिए अभी बहुत बढ़िया है। अब उसका उम्र करीब 10 साल से, 10 साल पहले दवाई दिए थे, अब एकदम ठीक है। तो ऐसा है कि सर्जिकल केस प्राइमरी यानी फर्स्ट स्टेज में यदि हम देंगे, चाहे कोई भी बीमारी हो, होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है। लीवर पर तो खैर मेरा अनुभव नहीं है, लीवर का स्टोन जो है बड़ा जो है वो जिद्दी होता है, उसमें नहीं ठीक डॉक्टर हो पाता है। तो राम बहुत प्रवेश जी, सर बहुत शॉर्ट अच्छा कीजिए, है क्योंकि सर, बहुत बहुत समय धन्यवाद समय का सर। कमी है। हाँ, बहुत डॉक्टर, बहुत समय धन्यवाद। समय का हमारे कमी है, ध्यान में रखते हुए हमारे दो राम प्रवेश मित्र जी। जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर शिवा सिंह पंडित जी को, थैंक यू बहुत सर। अच्छा, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। घर घर डॉक्टर शिवा जी, होम्योपैथिक, घर घर डॉक्टर शिवा होम्योपैथिक। जी, आप कुछ ऐड कर सकते हैं। जी सर। हाँ, डॉक्टर शिवा जी, आप कुछ कर सकती हैं।
जी सर, जैसे सर ने अभी एक डिलीवरी के केसेस के बारे में बताया कि बहुत सारे केसेस में बहुत कॉमनली एक सर्जिकल कंडीशन है जहाँ सिजेरियन सेक्शन एडवाइस किया जाता है फीमेल्स को कि यूट्रस का जो सर्विक्स है वो ओपन नहीं होती है। अगर सर्विक्स ओपन नहीं हो रही है या यूटेराइन सुनाई दे रही हूँ? यस यस। आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज आवाज आ आ रही है रही है? सर? आवाज आ रही है, आप बोलते जाइए। हाँ शिवाजी, आपकी आवाज आ रही है। जैसे शिवाजी, आपकी आवाज आ रही है। कंटिन्यू आई कीजिए, थिंक आवाज आ रही है। आपका अपने को आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट। Network problems are. Okay, so now because time is up also, and sorry that तो हम लोग आज शिवाजी का धन्यवाद देते हैं। आज उन्होंने एक बहुत अच्छे विषय पर हम लोग का ध्यान आकर्षण किया है। ये हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी रहा, और इसके साथ मैं आज के इस मीटिंग के समाप्त करता हूँ। शिवाजी फिर आइएगा, अगले सेशन में आपसे बात कर लेंगे और हम फिर आपसे आगे की चर्चा करेंगे। तो इसके साथ आज का सेशन समाप्त होता है। एंड नाउ द मीटिंग इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर गणेश फॉर द इंग्लिश सेशन।